तो सबसे बड़ी खबर आपको और तस्वीरें भी आपके सामने होंगी इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले की, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। अब हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद हमले को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम भी हो चुके हैं एक्टिव। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में भी अलर्ट है। और फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद हमले को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। ये देखिए तस्वीर। तो एक तरफ जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के इसी हमले के बाद अब इजराइल में भी अलर्ट है और लेबनान की सीमा के पास नहीं जाने की अपील की गई है। लोगों से 10 किलोमीटर के भीतर रहने की अपील। हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के 70 मिसाइलों को नाकाम किया गया। हिजबुल्लाह के हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा दावा कि आईडीएफ ने 70 मिसाइलों को नाकाम कर दिया है, क्योंकि आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को नाकाम कर दिया है। आयरन डोम एक्टिव, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के हमलों को अंजाम दिया गया, उसके बाद आईडीएफ की तरफ से बड़े दावे किए गए कि इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और हिजबुल्लाह की 70 मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में अब बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में आईडीएफ बताया जा रहा है। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर है, जहां इजराइल में अब बड़ी बैठक हो रही है हमले के बाद, और लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में है आईडीएफ। हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बदला लिया गया है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह जवाबी हमला है। अबू तालेब की मौत से हिजबुल्लाह भड़क गया, जिसके बाद इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस विध्वंसक हमले से जुड़ी 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, और इसीलिए कह रहे हैं इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई, और देखिए एक बार फिर से किस तरीके से हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बाद इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। खबर यह है कि इजराइल पर 200 रॉकेट दागे गए हैं। खबर यह है कि एयरफोर्स के विमान से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से दावा यह किया गया कि इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। आयरन डोम एक्टिव है, और यही वजह है कि 70 मिसाइलों को नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 200 रॉकेट दागे गए हैं, अब एयर रेड सायरन भी सुनाई दे रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले को लेकर सबसे बड़ी खबर है, जहां नॉर्थ इजराइल पर अटैक हुआ है, 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल में अलर्ट है। यही वजह है कि इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह सबसे नया हमला है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर यह आई कि 1 घंटे में लेबनान से 200 रॉकेट दागे गए हैं। 70 रॉकेट को इजराइल ने नाकाम किया है। आज सुबह उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे गए हैं। मेरोन एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस पर हमले को लेकर भी बड़ा इनपुट है। अमैद कैंप पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। बॉर्डर के करीब आईडीएफ बेस को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से इस वक्त हमले को अंजाम दिया गया है। और इस बारे में और जानकारी और डिटेल इनपुट लेते हुए डिफेंस एडिटर हमारे सुमित चौधरी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड ए के शिवाज सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, सबसे पहले क्विक अपडेट, किस तरीके से फिलहाल 1 घंटे में लेबनान से 200 रॉकेट दागे गए हैं, इस वक्त किए जा रहे हमले को लेकर क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल 200 रॉकेट दागे गए हैं और सबसे खास बात यह कि लगातार हिजबुल्ला की तरफ से अब भी छुटपुट अटैक किए जा रहे हैं लगातार। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि हिजबुल्ला ज्यादा बौखला इसलिए गया है क्योंकि उनके जो सदर्न लेबनान का इलाका है उसके सेंट्रल कमांडर थे अब्दुल तालिब, और अब्दुल तालिब बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थे खासतौर पर जब आप हिजबुल्ला की बात करते हैं। और यही वजह है कि अब ये अटैक आपको और देखने को मिलेंगे। हिजबुल्ला लगातार ये बात कह रहा है कि पिछले 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 350 से ज्यादा उसके कमांडर्स को या फिर आप कह सकते हैं उसके फाइटर्स को मारा गया है इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, यानी एयर स्ट्राइक उनके लगातार अटैक्स में। और ये अटैक जल्द आपके पास आती हूं। आपने कहा हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर का ये बदला है। ये कमांडर आखिर है कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। उस बारे में आपसे आगे करूंगी बात, क्योंकि इसी कमांडर को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट का मुखिया था तालिब, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी सुमित कर रहे थे। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस को ये लीड कर रहा था। अबू तालिब की मौत, हिजबुल्लाह, उसकी मौत के बाद हिजबुल्लाह में जिस तरीके से हड़कंप मचा, क्या उसकी मौत का बदला लिया गया है इन हमलों को अंजाम देकर? हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने की ये जो कोशिश की गई है, एक क्विक रिएक्शन सिवाज सर आपसे चाहूंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के सीनियर लीडरशिप को टारगेट करने का मतलब क्या है? देखो ये सच्चाई सुरभि, ये लड़ाई जो है ये एक नया मोड़ लेगी, इसमें कोई शक नहीं कि अब हिजबुल्लाह के जो मेन लीडर्स हैं उनको टारगेट कर रहा है इजराइल। और अबू तलेब जो था वो बहुत मेन लीडर था, और अब जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है हिजबुल्लाह लेबनान से और 200 के करीब रॉकेट दाग दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक तो ये इजराइल वर्सेस हमास ज्यादा था और कहीं ना कहीं होती रेबल रेड सी में थे, मगर हिजबुल्लाह अभी खुल के नहीं आया था। और अब जिस प्रकार से अबू तलेब को मारा गया है और इसके बाद बुखला गया है आज हिजबुल्लाह, क्योंकि ये एक मेन कमांडर था, मेन लीडर था, तो मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ेगी। क्योंकि लड़ाई का दायरा बढ़ेगा सिवाज सर, लेकिन अब लेबनान को लेकर किस तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है? सुमित, इमरजेंसी मीटिंग के बारे में क्या बड़ा इनपुट है? लेबनान को लेकर क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल लेबनान को लेकर सबसे ज्यादा फोकस इजराइल का इस समय ये होगा कि अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को खासतौर पे नॉर्दर्न इलाकों के अंदर और ज्यादा पुख्ता करना भी ये कोशिश है। देखिए ऐसा नहीं है कि इजराइल रुकने वाला है, इजराइल के अटैक्स भी और ज्यादा ताबड़तोड़ होने वाले हैं। मुख्य तौर पर इजराइल अब बहुत कैलकुलेटिव अटैक कर रहा है, उन जगह अटैक कर रहा है जहां पर उनके जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह की उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये वही स्ट्रैटेजी है जो इजराइल ने हमास के खिलाफ स्टैब्लिश की थी, जहां उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके लगातार जो उसके मिलिट्री आप कह सकते हैं कि जो विंग्स हैं उनको डीमिलिटराइज करना है, फिर उनको टारगेट करना, उसी तरीके की स्ट्रैटेजीज पर अब इजराइल काम कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ। क्योंकि दोनों तरफ को, दोनों फ्रंट को इस समय इजराइल पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद ही वो ग्राउंड पर अपनी फोर्सेस को उतार सकता है। और यही स्ट्रैटेजी इस समय इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। चलिए इजराइल पर जारी हमले के बारे में और अपडेट दें, उससे पहले एक और वॉर फ्रंट की बात करते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब परमाणु खतरे को लेकर भी आज बड़ी खबर आई है जो दुनिया में सर्वनाश ला सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर हमले की आशंका के बीच ये बहुत बड़ी खबर आई और रूस ने अब शुरू कर दिया है न्यूक्लियर ड्रिल का दूसरा चरण। बेलारूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर ड्रिल की शुरुआत को लेकर यह खबर बड़ी है। न्यूक्लियर हथियारों को चलाने के लिए सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग की अब तस्वीरें भी होंगी आपके सामने। नेटो देशों की धमकी के बाद रूस यूक्रेन सीमा के पास दूसरी बार ये परमाणु हथियारों के साथ ड्रिल हो रही है। और रूस इस न्यूक्लियर ड्रिल में क्विंजल मिसाइल, स्कैंडर मिसाइल, फाइटर जेट्स के अलावा कई सामरिक परमाणु हथियारों का भी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि रूस बेलारूस के साथ मिलकर पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देते हुए इस युद्धाभ्यास को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट से इस बारे में बात करूं उससे पहले अब रूस बेलारूस की न्यूक्लियर ड्रिल की ये पूरी तैयारी देखिए।
देखिए दूसरे चरण की इस शुरुआत के बारे में जानकारी हमने सुमित से ली कि इसका मतलब क्या है, लेकिन रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल में क्या क्या खास है ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि न्यूक्लियर ड्रिल का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। ड्रिल में बेलारूस के सैनिक शामिल बताए जा रहे हैं। स्कैंडर एम के साथ ड्रिल की शुरुआत हुई है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया गया है। सैनिकों को परमाणु हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस पूरी ड्रिल को लेकर। और शिवाज सर, ये तैयारी जिस स्तर पर की जा रही है, उससे पहले आपसे सवाल करूं, उससे पहले ये न्यूक्लियर ड्रिल की 2 तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहूंगी, क्योंकि पहली तस्वीर 22 मई को सामने आई थी जब रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल का पहला चरण शुरू किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने न्यूक्लियर ड्रिल के पहले चरण का ये वीडियो भी बाकायदा जारी किया था। खास बात यह थी कि रूस की ये न्यूक्लियर ड्रिल यूक्रेन की सीमा के पास उन इलाकों में की गई थी जिसे रूस ने जंग के बाद अपने में विलय किया। अब दूसरी तस्वीर कल की है जब बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु ड्रिल का ये दूसरा चरण शुरू हुआ है। मतलब क्या है? मतलब अब किसी भी वक्त ये जंग विध्वंसक परिणाम में बदल सकती है। शिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, हो क्या रहा है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है स्पेशली रूस की तरफ से, और रूस ने पहले तो अपना जो इलाका जीता हुआ है उसमें से इनको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस की है, जो कि एक प्रकार से डॉनबास का इलाका है, जापोरिजिया, खारासोन। मगर अब उसने बेलारूस के साथ किए। देखो बेलारूस जो है वो बिल्कुल आपका नाटो कंट्री से मिला हुआ है, यूरोपियन कंट्री से मिला हुआ है। अगर इसका मतलब जो बेलारूस के साथ अगर ये कोशिश कर रहा है या इसकी जो एक प्रकार एक्सरसाइज कर रहा है, ये डायरेक्ट वार्निंग है यूरोपियन कंट्रीज को, जर्मनी को, फ्रांस को, पोलैंड को। तो ये मुझे लगता है एक प्रकार से हम एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं कि महाविनाश के इसी रूसी एजेंडे के बारे में एक इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगी उस आधार पर कि आखिर कौन कौन से हथियार इसमें फिलहाल शामिल किए गए हैं। अब न्यूक्लियर ड्रिल में जो वेपन को लेकर इंफॉर्मेशन है वो डिटेल जानकारी आपके सामने, जहां एयर बॉम्ब के साथ साथ स्कैंडर एम मिसाइल और कम दूरी की मिसाइलों को लेकर इनपुट मिला है। साथ ही टैक्टिकल वेपन वॉरहेड लोडेड फाइटर जेट्स का जिस तरीके से इस पूरी ड्रिल में इस्तेमाल हो रहा है, ये जान लीजिए कि आखिर ड्रिल का मकसद है क्या। क्योंकि नेटो को विध्वंस का संकेत, पश्चिमी देशों में दहशत फैलाना और न्यूक्लियर क्षमता का प्रदर्शन तो शिवाज सर कई बार किया जा चुका है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों का डर भी क्या इन ड्रिल्स के जरिए दिखाया जा रहा है? शिवाज सर। हाँ बिल्कुल यही है। बिल्कुल एक प्रकार अमेरिका के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्री है उसको डायरेक्ट वार्निंग है। आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी हैं, इस्कंदर मिसाइल है, किंजाल मिसाइल है, और बेलारूस की धरती से हो रहा है। ये समझने की कोशिश करो कि बेलारूस बिल्कुल मिला हुआ है यूरोपियन कंट्री से, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और मुझे लगता है कि अब जो जिस प्रकार से पुतिन जा रहे हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव वो जीत रहे हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव धीरे धीरे वो यूक्रेन के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ एक वार्निंग दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को कि अगर आप डायरेक्टली फुट ऑन ग्राउंड डालेंगे तो हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है, हम अपने न्यूक्लियर हथियार भी यूज कर सकते हैं। क्या इस ड्रिल के जरिए यही साबित भी कर दिया गया है? शिवाज सर आपके पास आऊंगी। सुमित, इसके बारे में सवाल आपसे भी लूंगी, क्योंकि इस ड्रिल से आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए नेटो को पुतिन के इस संदेश के बारे में, न्यूक्लियर युद्ध के ब्लूप्रिंट की तैयारी के बारे में कुछ पॉइंट्स रखूंगी, क्योंकि युद्ध के लिए परमाणु हथियारों को तैयार रखना, उसकी रेडीनेस। सुमित, एक सवाल, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सैनिकों की तैयारी, किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है? और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जहां नेटो देशों को यह संदेश कि हर स्थिति से निपटने के लिए रूस है तैयार। सुमित। देखिए बिल्कुल, अगर आप सुरभि देखें कि बेलारूस को ऐसा नहीं है कि एकदम से तैयार कर दिया गया। अब इस युद्ध की शुरुआत करने के बाद ही रूस ने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि उसने धीरे धीरे बेलारूस को सशक्त करना शुरू किया। वहां पे लगातार अपने मिसाइल पावर को, अपने न्यूक्लियर पावर को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और आपको याद होगा कि जब जब पोलैंड की बात आती थी, जब जब यूरोप के दूसरे देशों की बात आती थी, फ्रांस की, तो बेलारूस की तरफ से सबसे पहले बयान आता था कि देखिए ये फ्रंट भी, और पिगोजिन को भी इसी फ्रंट पर भेजा गया कि आप इस फ्रंट को तैयार कीजिए, और आने वाले वक्त में नाटो के देश की तरफ से, किसी भी देश की तरफ से अगर कोई स्टार्ट होता है तो पहला रिस्पॉन्ड रूस बेलारूस की जमीन से ही करेगा, क्योंकि रूस ये जानता है कि इसका खतरा, इस एक्सिस का खतरा पूरे यूरोप को है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां से किया गया अटैक बहुत डीप इनसाइड जाकर स्ट्रैटेजिकल मूव ये जरूर है। लेकिन अब रूस की तैयारी के बाद चीन की तैयारी को लेकर भी बड़ा खुलासा करते हैं, और एक और सबसे बड़ी खबर आई जहां पूरी दुनिया पर नजर रखने की तैयारी में है चीन। सैटेलाइट से
रियल टाइम मॉनिटरिंग चीन करने की कोशिश कर रहा है। मॉनिटरिंग के लिए 300 सैटेलाइट्स की कैसे ली जा रही है मदद, बड़ा खुलासा होगा। 2026 तक दुनिया के कोने कोने पर नजर रखने की चीन की यह योजना है क्या, क्योंकि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इसको लेकर किए गए बड़े खुलासे के साथ साथ यह तस्वीर देखिए। आपको बता दें ये शी जिनपिंग का जासूसी प्लान है, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि कैसे 300 सैटेलाइट की तैनाती को लेकर लिए गए हैं बड़े फैसले। रिमोट सेंसिंग से लैस उपग्रह को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए दुनिया पर रखी जाएगी नजर। अब जिनपिंग का ये जो जासूसी प्लान है, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिलिन 1 को लेकर सुमित आपसे करूंगी सवाल, जहां कलर्ड वीडियो कैप्चर करने की क्षमता इसमें है, रियल टाइम में निगरानी ये कर सकता है और साथ ही यूजर को देता है रियल टाइम वीडियो इनपुट। अब जिस तरीके से ये इनपुट इकट्ठा किया जा रहा है, मकसद क्या है? सुमित, मकसद क्या है? देखिए सुरभि, मकसद बिल्कुल साफ है। चीन जो है वो हर दुनिया के हर कोने कोने पर अपनी नजर रखता है। आपको याद होगा कि अगर आप बात करते हैं सर्विलेंस की, आप बात करते हैं मॉनिटरिंग की, तो चीन एक ऐसा मात्र देश है जो अपने लोगों पर भी मॉनिटरिंग करता है, सर्विलेंस करता है। लेकिन इस समय चीन का मकसद यह है कि दुनिया भर के उन तमाम देशों के ऊपर नजर रखना, और ये प्लान 2026 इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीन ये चाहता है कि अमेरिका पे, जापान पर, फिलीपींस में, भारत में, हर जगह हर वक्त 24 घंटे और हर वेदर के अंदर ये सर्विलेंस की जा सके। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, 2020 के अंदर पाकिस्तान ने तक चीन से इसी सैटेलाइट इमेजेस और इन सर्विलेंस की मांग की थी, लगातार उनसे बोला था कि भारत के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना है, तो चीन ने मदद की थी पाकिस्तान की। तो आप मान के चलिए ये सिर्फ चीन के इस्तेमाल के लिए नहीं होगा, ये चीन के बाकी देशों के इस्तेमाल के लिए भी होगा। और ये चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को किसी भी तरीके से स्पेस में, सैटेलाइट पर अमेरिका को पीछे पछाड़ना है। आपने समझा दिया, लेकिन अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के लिए शिवाज सर, कितना बड़ा खतरा? बहुत बड़ा खतरा। देखो सच्चाई है कि चीन जो है बहुत आगे निकल गया। इसने 300 सैटेलाइट कवर कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, और ओवरलैप भी है। इसका मतलब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है चीन की नजरों से छुपा हुआ है, और ये एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका और बाकी के लिए। और अब ये क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक में ये जो अब अपना बढ़ावा करता जा रहा है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा ये ताइवान पे, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड को कि उसकी आंखें हर जगह हैं, उसको चप्पा चप्पे का इलाका पता। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी ऐसी टैक्टिस है जिससे दूसरे देश जो है प्रेशर में आएंगे, इंक्लूडिंग भारत, और हमें इसका काउंटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीन है वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया, और ये आज अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और मुझे लगता है ये ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। जिस प्रकार से अमेरिका के होते हुए चीन बहुत एग्रेसिव हो रहा है ताइवान को लेके, और जब से विलियम लाई बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, इन्हें कई ऐसी स्टेटमेंट दे दी हैं, और जिस प्रकार से वो सर्विलेंस रख रहे हैं ताइवान और इंडो पैसिफिक और ईस्टर्न सी में, इससे डर लगता है कि कहीं ना कहीं चीन का क्या अगला स्टेप होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि चीन ताइवान, जाहिर सी बात है चीन कोई भी कदम उठाता है तो वो उसकी योजना क्या है, इसको लेकर बड़े दावे जरूर कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ये संख्या आखिर किस तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि जिन्ना के देश में कुल कितने गधे हैं, ये इंफॉर्मेशन एक आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि साल और संख्या के लिहाज से जान लीजिए, जहां देखिए 2019 और 2020 में ये संख्या 55 लाख बताई जा रही थी, जबकि 2020 और 21 में संख्या बढ़कर इसमें 1 लाख का इजाफा हुआ और ये संख्या 56 लाख हो गई। इसी तरह 21 और 22 में ये संख्या 57 लाख तक पहुंच गई, और साथ ही 22 से 23 में 58 लाख तक ये संख्या पहुंच गई, और अब साल 2023 से 24 की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 59 लाख हो चुकी है। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जरूर आपको लग रही होगी, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब यही है इस बड़ी खबर का मतलब, जहां समझिए कि पाकिस्तान गधों के निर्यात के साथ साथ खेती और दूसरे कामों में भी जिस तरीके से इनका इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी गधों की सबसे ज्यादा डिमांड चीन में है। पाकिस्तान गधों को निर्यात कर भारी भरकम पैसा भी कमाता है। अब सवाल यह उठता है कि चीन में पाकिस्तानी गधों की इतनी मांग, इतनी डिमांड क्यों है? यह इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तान से गधे चीन खरीदता क्यों है, इस पर भी मैं सवाल करूंगी शिवाज सर आपसे। चीन में गधों की खाल की मांग बहुत ज्यादा है, गधों की खाल से बने उत्पादों की चीन में ज्यादा डिमांड है, और गधों की खाल में जिलेटिन प्रोटीन की ज्यादा मात्रा है। हालांकि जिलेटिन प्रोटीन का शक्तिवर्धक दवाइयों में भी जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान हर साल चीन को करीब 5 लाख गधे भी बेचता है।
एक गधे की कीमत 15 से 20 हजार रुपए है। अब चीन अगर शिवाज सर कुछ करता है तो गिव एंड टेक की पॉलिसी तो हमेशा अपनाता है। उसको पता है कि पाकिस्तान से कुछ नहीं मिल सकता तो क्यों ना गधा ही ले लें। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि है क्या कि पाकिस्तान का जो डेट है वो करीब करीब 186 बिलियन डॉलर है और उसका 13% जो है डेट वो चीन से, और चीन को पैसे तो वापस दे नहीं पाएगा और उसके पास एक्सपोर्ट के लिए और कोई चीज तो है नहीं, बल्कि जो इनकी एक्सपोर्ट की एक इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल वो भी बंद हो गई है, ठप पड़ी है क्योंकि वहां पर पावर शॉर्टेज है। तो इनके पास एक ही है, ले दे के गधे बेचना, क्योंकि गधे जो हैं इस इलाके में बहुत ज्यादा है। इस बार 18 पिछली बार इन्होंने 7 लाख के करीब जो गधे थे वो एक्सपोर्ट किए थे चीन में। देखो चीन इसका इस्तेमाल खाल में भी, इनको दवाइयों में भी और इसका मीट का भी इस्तेमाल, और ये एक लॉजिस्टिक के लिए एक बहुत बड़ी सवारी है। ये देखें कि हमारे लद्दाख एरिया में भी जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी पोस्टों में स्टॉकिंग करने की, क्योंकि जहां म्यूल है उससे ज्यादा बेटर है स्मॉल डंकी जिसको बोला जाता है, हम इनको एसडी बोलते हैं स्मॉल डंकी। उसका क्यों? क्योंकि इसका फायदा यह है ये बिना पिए और इस ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, मगर ये लॉजिस्टिकली आपको बहुत फायदा देता है। सामान पहाड़ों में एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्मॉल डंकीज का इस्तेमाल जी मुझे लगता है। इसके अलावा इसका मीट का भी इस्तेमाल करता होगा, खाल का भी इस्तेमाल करता होगा, और तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को, यही है। क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान की हालात ये है, ये सोचते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान चीन को गवादार पोर्ट जिस प्रकार से हमन टोटा लीज में दिया वो दे सकता है, या कोई पीओजे के या गिलगिट पाकिस्तान का कुछ एरिया वो दे सकता है चीन को, क्योंकि उसकी वजह यही है इतना ज्यादा डेट हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो नहीं भुगतान कर सकता और चीन जो है वो आगे डेट देने को तैयार नहीं है। अब शहबाज शरीफ जब गए हैं, कटोरा लेके गए हैं चीन के अंदर, वो डिमांड कर रहे थे कि अदर लोन और इन्वेस्टमेंट दे, मगर चीन ने यही बताया। आपने बहुत आसानी से और अच्छे से बता दिया कि किस तरीके से गिव एंड टेक इकोनॉमी के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया ने कचरे भरे गुब्बारे साउथ कोरिया की तरफ छोड़े थे, जिससे तमतमाए साउथ कोरिया ने अब पलटवार किया है। साउथ कोरिया ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर बॉर्डर पर लगा दिए हैं, जिसमें दिन रात साउथ कोरिया का राष्ट्रगान और कोरियाई संगीत बजता है। अब किम का पारा हाई हो गया है। लाउड स्पीकर हटाने के लिए साउथ कोरिया को धमकी भी दे दी गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव कभी भी युद्ध में बदल सकता है। किम ने जासूसी सैटेलाइट भेजा, किम ने मिसाइल लॉन्च की, किम ने कचरे वाले गुब्बारे भेजे, किम ने साउथ कोरिया को धमकाया। पिछले महीने भर में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए जिससे कोरियाई प्रायद्वीप के सुलगने के आसार बन गए हैं। हालात ऐसे हैं कि कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अब जवाबी एक्शन साउथ कोरिया दे रहा है। बलून में नॉर्थ कोरिया ने कचरा भेजा तो साउथ कोरिया लाउड स्पीकर से कोहराम मचाने जा रहा है। साउथ कोरिया ने बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगे कई मिलिट्री व्हीकल तैनात कर दिए हैं, जिनसे तेज आवाज में कोरियाई राष्ट्रगान बजाया जाता है। इसके अलावा साउथ कोरियाई पॉप और फ्री नॉर्थ कोरिया की नारेबाजी भी की जा रही है। सिर्फ लाउड स्पीकर युद्ध ही नहीं बल्कि बात फायरिंग तक भी जा पहुंची है। दोनों देशों के बीच क्रॉस फायरिंग भी हुई। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक बॉर्डर पार करने की कोशिश में थे, इसलिए वार्निंग फायरिंग करनी पड़ी। पिछले कुछ दिनों से साउथ कोरिया किम को तगड़ा जवाब दे रहा है, जिससे नॉर्थ कोरिया की हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। 우리 군은 오늘 중 대북 확성기를 설치하고 방송을 실시할 것입니다. 앞으로 남북 간 긴장 고조의 책임은 전적으로 북측에 달려 있을 것임을 분명히 합니다.
अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी बयान आया है कि साउथ कोरिया ने किम जोंग के खिलाफ पर्चे वाले गुब्बारे भेजे थे, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने उसका जवाब दिया। नॉर्थ कोरिया ने आगे कहा है कि अगर साउथ कोरिया ने लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो बात काफी आगे बढ़ सकती है। किम की बहन किम यो जोंग ने कहा है, अब नॉर्थ कोरिया की बारी है। अगर हमारे खिलाफ बॉर्डर पर इसी तरह का षड्यंत्र रचा जाता रहा, हमारे खिलाफ पर्चे फेंकने का प्रोपेगेंडा चलता रहा, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल दोनों देशों के बीच 1953 में समझौते के तहत 4 किलोमीटर का बफर जोन है, जिसमें कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं की जा सकती। साथ ही किसी भी तरह की उकसाने वाली गतिविधि प्रतिबंधित है। लेकिन साउथ कोरिया ने फायरिंग करके और लाउड स्पीकर लगाकर इस समझौते को तोड़ दिया है, जबकि इसी तरह का आरोप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर लगा रहा है। बलून वॉर के बाद अब लाउड स्पीकर युद्ध शुरू होने से दोनों देशों के बीच बारूदी युद्ध शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। अब पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस चिलीमा का प्लेन क्रैश हो चुका है। उपराष्ट्रपति चिलीमा समेत प्लेन में सवार 10 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत। 24 घंटे तक 10 किलोमीटर घने जंगल में सर्च ऑपरेशन। रात भर तलाश होती रही। सुबह हुई तो प्लेन का मलबा मिला। ये उसी प्लेन का मलबा है जिसमें ईस्ट अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिमा सवार थे। उनके साथ 9 और लोग भी प्लेन में सवार थे। प्लेन क्रैश में सभी लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने जानकारी दी है, एक दिन पहले दोपहर करीब 2 बजे साउलोस मलावी की राजधानी लिलोंग्वे से मुजुजू शहर के लिए निकले थे। 45 मिनट में प्लेन की लैंडिंग होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्लेन को वापस लिलोंग्वे ले जाया गया। लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले प्लेन गायब हो गया। रेडार पर लास्ट लोकेशन चिकनगावा के जंगल के ऊपर मिली। उस वक्त वहां घना कोहरा था। इसी दौरान प्लेन क्रैश हो गया। In the Chikangawa forest, and they have found it completely destroyed with no survivors, as all passengers on board were killed on impact. Words cannot describe how heartbreaking this is, and I can only imagine how much pain and anguish you all must be feeling at this time. प्लेन हादसे में मारे गए साउलोस 2014 से मलावी के उपराष्ट्रपति थे। 2022 में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में आरोप साबित नहीं हो पाने से वो रिहा हो गए थे। उनके आकस्मिक निधन से मलावी में एक दिन का शोक घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारतवर्षी खबरें, जहां बता दें मोदी सरकार की तीसरी बार शपथ ग्रहण करते ही पाकिस्तान भी बौखला गया और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की तादाद भी अचानक बढ़ गई है। जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन रियासी में आतंकियों ने बेकसूर तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया, 9 मासूमों की हत्या कर दी। अभी उसका गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ कि 2 दिन बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने बेगुनाहों को निशाना बनाने की कोशिश की है। यानी 72 घंटे में 3 हमलों में 10 लोगों की जान ले ली गई। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई किस तरीके से जारी है। बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कठुआ एनकाउंटर में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कल मारा गया था पहला आतंकी और सुरक्षा बलों ने आज दूसरे आतंकी को भी मार गिराया है। जगह जगह जारी एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन के बाद इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि कल एक पहले आतंकी को मारे जाने को लेकर बड़ी खबर आई थी। अब सुरक्षा बलों ने आज दूसरे आतंकी को भी मार गिराया है। कठुआ में मारे गए आतंकी से पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुआ है। एक और बड़ी खबर, क्योंकि AK-47 की मैगजीन, 75 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान में बनी दवाइयां और खाने के पैकेट भी मिले हैं। एक हैंडसेट और एंटीना भी बरामद किया गया है।
आतंकियों के पास क्या कुछ बरामद हुआ है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तान में बनी दवाइयां बरामद की गई हैं। पाकिस्तानी इंजेक्शन के साथ साथ पाकिस्तानी चॉकलेट और 1 लाख कैश के साथ साथ A4 बैटरीज के 2 पैकेट भी बरामद किए गए हैं। हालांकि खाने पीने के सामान भी यहां पर बरामद किया गया है, सूखे चने का पैकेट भी मिला है। आतंकियों के पास से किस तरीके से चीजें बरामद की गई हैं, ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में बनी दवाइयां, इंजेक्शन, चॉकलेट, 1 लाख कैश भी बरामद किया जा चुका है। आपको बता दें, कठुआ में आतंकी हमले के दौरान बाल बाल बचे DIG और SSP। एक और बड़ी खबर है, जहां आतंकियों के हमले में बचे दोनों बड़े ऑफिसर्स, दोनों ऑफिसर्स पर दर्जनों राउंड फायर हुए। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से DIG और SSP बचे। जिस गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की, उस गाड़ी की तस्वीर तो आपके सामने है, और उसी गाड़ी को दिखाते हुए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट अब आप देखिए। में हम आपको वो वाहन दिखा रहे हैं जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी कल बीती रात को। ये वो टॉप ऑफिशियल्स की वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। 2 वाहनों पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि SSP कठुआ और DIG जो कठुआ रेंज थे, उनकी जो वाहन थे उसके ऊपर फायरिंग की गई। और यहाँ पे आप गोलियों के साफ तौर पे निशान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार इस वक्त एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वाहन को अब लेकर जो है वो जाया जा रहा है। और लगातार जो सुरक्षा बल है इस वक्त भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये वही वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। अंकित की रिपोर्ट्स आपने देखी, लेकिन अंकित से इस बारे में अपडेट लेने से पहले आपको बता दें कठुआ में आखिर हुआ क्या, क्योंकि 2 हथियारबंद आतंकी आपको बता दें सैदा सुखल गांव में घुसे और कुछ घरों का दरवाजा खटखटाकर उन्होंने पानी मांगा। हथियार देखकर शक होने पर लोगों ने ही शोर मचाना शुरू कर दिया और आतंकियों ने हवा में अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि हवाई फायरिंग में ग्रामीण घायल हुआ और इस फायरिंग के बाद आपको बता दें SHO, SDPO सब मौके पर पहुंचे। पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से यहां हमले को अंजाम दिया गया और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी ढेर हो गया। हालांकि दूसरे आतंकी से सघन तलाश जारी है, जिसको लेकर भी लगातार अपडेट आ रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया और आज भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। मौके पर SSP, DIG पहुंचे थे। जो बाल बाल बचे, जिस गाड़ी में वो सवार थे, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बुलेट प्रूफ गाड़ी पर दर्जनों राउंड इन्होंने फायर किया। अंकित भट्ट इस वक्त और अपडेट के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित, 2 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है, फिलहाल कहां और कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, 15 घंटे लग गए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में। 2 पाकिस्तानी आतंकी जो कि हाल ही में ही इंफिल्ट्रेट करके आए थे, उनको सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। उनसे रिकवरी जो है भारी मात्रा में गोला बारूद, IEDs और AK जो राइफल है वो बरामद की गई है। उसके साथ साथ हैंडसेट, पाकिस्तानी मेडिसिन और जो खाने पीने का सामान है वो रिकवर किया गया है विद पाकिस्तानी मार्किंग। आपको बता दें कि इस वक्त दूसरा ऑपरेशन जो है वो डोडा के छत्रकला इलाके में चल रहा है, जहां पे कल बीती रात सुरक्षा बलों के एक जॉइंट जो नाका है वहां पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें सेना के 4 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का SPO जो है वो माइनर इंजर्ड हुआ है। और अभी उन आतंकियों की तलाश जो है वो चल रही है। लेकिन कठुआ की अगर बात की जाए तो एक बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन सबसे खास बात इस एनकाउंटर की ये रही कि इन आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक मौका, 2 मौके दिए गए। पहले रात को एक मौका दिया गया और उसके बाद जब फाइनल असॉल्ट की तैयारी की गई, ठीक उससे पहले सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण के लिए इस आतंकी को कहा। हालांकि आतंकी नहीं माना, उसके बाद इस आतंकी को न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस एक प्रोफेशनल पुलिस बिल्कुल है। सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से अभी ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, इस पर नजर बनाए रखें। अंकित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि एक और बड़ी खबर यह है कि आतंकी हमलों पर LG मनोज सिन्हा ने भी बैठक की है और श्रीनगर के यूनिफाइड हेडक्वार्टर में हुई अहम बैठक को लेकर बड़ी खबर, जहां सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और वैष्णो देवी के साथ साथ शिवखोड़ी समेत सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है।
इस बीच आपको बता दें आतंकियों के खिलाफ कैसे सरकार अपनी रणनीति बना रही है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जम्मू क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा रहा है। वैष्णो देवी, शिवखोड़ी समेत सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी और रियासी हमले में शामिल आतंकियों की सघन तलाशी भी जिस तरीके से की जा रही है, बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। राजमार्ग और संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ेगी। हाईवे पर बने ढाबों, रेस्टोरेंट्स पर भी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला हुआ है। श्रीनगर के यूनिफाइड हेडक्वार्टर में हुई इस अहम बैठक के बारे में ही इनपुट आपके सामने, जहां एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। अब कठुआ में हमले को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। जम्मू के एडीजीपी ने अफवाहों को खारिज किया। सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं। छतरकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए